नमस्कार। आज हम शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के एक बहुत ही मशहूर कालजयी उपन्यास पर बात करने वाले हैं। देवदास। जी हाँ, देवदास। 1917 में आया था ये, और कहानी हमें ले जाती है 20वीं सदी की शुरुआत के बंगाल में। बिल्कुल, वो दौर ही अलग था। और इसके जो किरदार हैं, मतलब देवदास मुखर्जी, अमीर जमींदार का बेटा पर थोड़ा उलझा हुआ, पारो यानी पार्वती, बचपन का प्यार। हाँ, और चंद्रमुखी, कलकत्ता की एक तवायफ। इन तीनों की जिंदगियां देवदास की कहानी में उलझ जाती हैं। हाँ, तो आज कोशिश रहेगी कि इस उपन्यास के जो मुख्य बिंदु हैं, किरदारों का जो सफर है और इसके गहरे मायने, उन पर थोड़ी बात करें। जी, इसकी परतों को खोलने की कोशिश करते हैं। तो कहानी शुरू होती है ताल सोनापुर गांव से। देवदास और पारो का बचपन, उनका प्यार। हाँ, वो बचपन का जो एक मासूम प्यार होता है। फिर देवदास चला जाता है कलकत्ता पढ़ने के लिए। हाँ। और यहीं से थोड़ी दूरियां आनी शुरू होती हैं। हाँ, दूरी, और असल में समाज के सच्चाइयां भी सामने आने लगती हैं। यहीं से कहानी में असली मोड़ आता है ना? बिल्कुल, वो शादी वाला प्रस्ताव जब आता है पारो की तरफ से। जी, तो देवदास का परिवार वो सामाजिक और आर्थिक हैसियत का जो फर्क था और दहेज वगैरह, इन सब बातों पर ऐतराज करता है। अच्छा। और यही देवदास की मतलब एक तरह की कमजोरी दिखती है। वो समाज के दबाव में आ जाता है, अपने प्यार के लिए खड़ा नहीं हो पाता वो। तो नतीजा क्या होता है? पारो की शादी कहीं और तय कर दी जाती है, एक बड़ी उम्र के विधुर से। और देवदास वो कुछ कर नहीं पाता। वो हिचकिचाता रहता है, मतलब सही टाइम पर फैसला नहीं ले पाता, और जब तक उसे होश आता है शायद तब तक देर हो चुकी होती है। और फिर वो लौटकर पारो से कहता है भाग चलने को। हाँ, वो एक नाकाम कोशिश करता है, लेकिन पारो वो अब बदल चुकी है। वो उसे साफ मना कर देती है। क्या कहकर मना करती है? उसे कायर कहती है कि तुमने हिम्मत नहीं दिखाई। और इसी गुस्से और हताशा में देवदास वो कर बैठता है, पारो के माथे पर छड़ी से चोट पहुंचा देता है। ओह, ये सिर्फ गुस्सा था या कुछ और? शायद गुस्सा भी, और वो एक मर्दाना अहंकार भी, कि जो चीज मिल नहीं सकती उस पर अपना निशान छोड़ दो। ये बहुत ही जटिल पल है कहानी का। और फिर पारो की शादी हो जाती है। वो अपनी जिंदगी कैसे जीती उसके बाद? सुना है काफी सादा जीवन। हाँ, वो एक इज्जतदार पत्नी की तरह घर की जिम्मेदारियां निभाती है, लेकिन अंदर से वो देवदास के लिए वफादार रहती है। उसका ये संयम, ये चुप्पी, एक तरह का मौन विरोध भी है, और उसकी अपनी ताकत भी। और दूसरी तरफ देवदास कलकत्ता में क्या कर रहा होता है? देवदास वो तो बस शराब में डूब जाता है, खुद को तबाह करने के रास्ते पर निकल पड़ता है। और यहीं इसी माहौल में उसकी मुलाकात चंद्रमुखी से होती है। चंद्रमुखी, तवाइफ। जी। उस समाज में तवाइफ होना आसान नहीं था, लेकिन चंद्रमुखी देवदास के दर्द को समझती है, और उसके मन में देवदास के लिए एक बहुत गहरा, मतलब लगभग भक्ति जैसा प्यार पैदा होता है। वो उसकी बहुत देखभाल करती है। लेकिन देवदास तो अपराध बोध में जी रहा है। पारो की यादें हैं। वो चंद्रमुखी के इस प्यार को, इस समर्पण को देख तो पाता है, पर उसे ठीक से स्वीकार नहीं कर पाता। अक्सर बुरा बर्ताव भी करता है उसके साथ। ये उसकी अंदरूनी कश्मकश दिखाता है। बिल्कुल। और फिर कहानी का अंत, वो तो बहुत दुखद है। हाँ, बहुत। लगातार शराब, लिवर खराब हो जाता है। देवदास को लगता है कि अब वो नहीं बचेगा। तो वो पारो से मिलने जाता है। उसने वादा किया था शायद। जी, उसने वादा किया था कि मरने से पहले एक बार जरूर मिलेगा। तो वो अपनी आखिरी यात्रा पे निकलता है। आधी रात को बीमार हालत में वो पारो के घर के दरवाजे तक पहुंचता है। और मिल पाता है? नहीं, वहीं दरवाजे पर ही अकेले उसकी मौत हो जाती है। कोई पहचान भी नहीं पाता उसे। पारो को तो अगली सुबह पता चलता है, जब सब कुछ खत्म हो चुका होता है। बहुत ही त्रासदंत है। अच्छा, अगर हम किरदारों को देखें तो देवदास वो हीरो तो नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो पारंपरिक हीरो नहीं है। वो अपनी कमजोरियों का, अपने अहंकार का, अपनी दुविधाओं का शिकार है। वो परिस्थितियों के आगे जैसे हार मान लेता है। हाँ। उसकी तुलना में पारो और चंद्रमुखी कहीं ज्यादा मजबूत नजर आते हैं ना। पारो समाज के नियमों में रहकर भी अपनी डिग्निटी, अपनी निष्ठा बनाए रखती है। और चंद्रमुखी, जिसे समाज अच्छी नजर से नहीं देखता, वो बिना शर्त प्यार, दया और समर्पण का प्रतीक बन जाती है। इन दोनों की जो भावनात्मक ताकत है, वो देवदास की कमजोरी को और उभार देती है। तो क्या विषय उभरते हैं इस उपन्यास से? अधूरा प्यार तो है ही, सामाजिक दबाव भी है। हाँ, अधूरा प्यार,
सामाजिक बंधन जैसे जाति, वर्ग, दहेज का मसला, ये कैसे लोगों की जिंदगी, उनकी इच्छाओं को कंट्रोल करते हैं। फिर आत्मविनाश का थीम है, और शायद ये भी कि कुछ दुखद अंत टाले नहीं जा सकते। शरद चंद्र ने उस वक्त के समाज पर एक तरह की टिप्पणी भी की है इसके जरिए। और शायद इसीलिए 1917 में छपने की बाद से आज तक ये कहानी इतनी जिंदा है। इतनी फिल्में बनी इस पर, अलग अलग भाषाओं में। हाँ बिल्कुल, ये भारतीय साहित्य की सबसे मशहूर त्रासदियों में से एक है। दर्जनों बार फिल्में बनी हैं, हर पीढ़ी इसे अपने तरीके से देखती आई है। इसकी अपील खत्म नहीं होती, क्यों? शायद इसलिए कि ये इंसानी कमजोरियों, प्यार की उलझनों और समाज के दबाव को बड़ी ईमानदारी से दिखाती है। ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये समाज का आईना भी है। सोचने वाली बात है। और आखिर में एक सवाल शायद हम सबके लिए छोड़ सकते हैं, देवदास की कहानी आज भी हमें इतना क्यों प्रभावित करती है? क्या ये सिर्फ ये दिखाती है कि सामाजिक ताकतें कैसे इंसान को तोड़ सकती हैं, या फिर इसमें किरदारों की अपनी कमजोरियों, उनके अपने चुने हुए रास्तों का भी उतना ही बड़ा हाथ है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आज भी सोचा जा सकता है।